किसान साथियों, धान की रोपाई से शुरुआती जो 50 दिन का समय होता है, यह समय धान की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। शुरुआती 50 दिन तक हम ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो किसान साथियों को नहीं करना चाहिए। आज हम यही आपको बताएंगे कि शुरुआती 50 दिन तक किन किन बातों का ध्यान आपको देना है और कौन कौन सी गलतियां हम जो कर चुके हैं या करने वाले हैं उससे हम बच सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है ताकि डिटेल में आपको जानकारी मिल सके। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में। किसान साथियों, यहाँ पे जो हम 5 गलतियाँ हम बताने वाले हैं, ये 5 मुख्य गलतियाँ हैं। अब इन पाँचों गलतियों में भी हम ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी गलतियाँ आपको बताएंगे जो सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ आपको बताने वाले हैं, 5 मुख्य बिंदु आपको बताएंगे। पहला, समय से रोपाई न करना या अच्छी नर्सरी न लगाना या सही से नर्सरी प्रबंधन न करना। किसान साथियों, स्वस्थ नर्सरी तैयार करके धान की फसल में 10-15% आप पैदावार बढ़ा सकते हैं। अब स्वस्थ नर्सरी का क्या मतलब होता है? स्वस्थ नर्सरी का मतलब होता है कि समय से आप एक तो नर्सरी की रोपाई करिए, दूसरा पौधे हरे भरे रहें, पौधे बीमारी से मुक्त रहें, जिसमें बीमारियों का अटैक रहेगा, पौधे में पीलापन रहेगा। शुरुआत से ही अगर नर्सरी में बीमारी रहेगी तो रोपाई करने के बाद भी तो रहेगी, तो आपको नुकसान होने वाला है। इसीलिए आप एक तो आपको नर्सरी जब आप लगाएं तो यहाँ पे बहुत सारे किसान साथी बहुत बड़ी नर्सरी की रोपाई करते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है। किसान साथियों, औसतन जब नर्सरी के पौधे 25 दिन के आसपास के हो जाएं, 25 दिन 30 दिन, तब आप रोपाई कर सकते हैं। और वैज्ञानिक समय तो 21 से 25 दिन का बताया गया है, लेकिन आप 30 दिन तक भी पौधे की रोपाई कर सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई करेंगे तो फुटाव कल्ले आने की संभावना कम रहेगी, उपज आपको कुछ कम मिल सकती है। तो आपको एक तो समय से रोपाई करनी है, स्वस्थ नर्सरी की रोपाई करनी है। और नर्सरी अगर आप खुद से नहीं लगाते हैं, बाहर से लेके आते हैं, तो इस बात पे विशेष ध्यान रखना है कि उसमें किसी बीमारी या कीट का अटैक ना रहे। शुरुआत से ही अगर आपके फसल में बीमारियां उसमें लगी होंगी तो आपके पौधे में बाद में वो दिक्कत दे सकती हैं। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। और वैसे तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं कि नर्सरी उखाड़ने के बाद जल्द से जल्द रोपाई कर दिया जाए। नर्सरी उखाड़ने से पहले खेत में आपको हल्का सिंचाई करना चाहिए ताकि आपके पौधे की जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। पौधा उखाड़ने के बाद सीधा धूप के नीचे ना रखें, आप छायादार जगह पे रख सकते हैं, जहाँ से पौधा थोड़ा सा, मतलब अगर आप सीधा धूप में रखते हैं तो क्या होता है कि पत्तियां और ज़्यादा झुलस जाती हैं और पौधा रिकवर होने में लंबा टाइम लगा देता है। तो समय से रोपाई करना है और स्वस्थ नर्सरी की आपको रोपाई करना है, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, सही समय पे खरपतवार प्रबंधन ना करना। अक्सर जहाँ पे अब बरसात के टाइम पे किसान साथियों, वैसे आपने देखा ही होगा कि दूसरे मौसम की तुलना में बरसात में खरपतवार का जमाव ज़्यादा होता है। अब जब खरपतवार ज़्यादा जमेंगे, अगर मान लीजिए ज़्यादा ही खरपतवार धान की रोपाई के बाद उसमें जमाव हो गया, तो होगा क्या कि आपकी मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होगा, पानी होगा, वो खरपतवार ही खींच लेते हैं, सोख लेते हैं। उनका विकास हमारी मुख्य फसल से काफ़ी तेज़ी से होता है। ज़्यादा खरपतवार हो जाने से तो बहुत ज़्यादा उपज में कमी आती है। खरपतवार नियंत्रण के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हाथ की मदद से भी खरपतवार को निकलवा सकते हैं अगर संभव हो तो। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है, लेकिन भले ही बढ़िया तरीका है, लेकिन लागत ज़्यादा होने के चक्कर में हम रासायनिक नियंत्रण ही करते हैं। तो रासायनिक नियंत्रण हम 2 तरह से करते हैं। एक तो खरपतवार को जमने ही ना दिया जाए, जिसके लिए आप 2 फार्मूले काफ़ी फेमस हैं। इन फार्मूले का इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं, जिसमें हम ब्यूटाक्लोर या पेट्लाक्लोर का इस्तेमाल किसान साथियों करते हैं। अगर आप ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं जो 50% ईसी में आती है, तो लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना होता है। सूखी रेत में मिला के आप डाल सकते हैं और अपने फसल में इसका इस्तेमाल रोपाई के 3 दिन के भीतर करना होता है, ताकि ये सही से काम करे। जब भी इसका इस्तेमाल करें तो खेत में पानी होना चाहिए। इसके अलावा पेट्लाक्लोर है जो 50% ईसी में आता है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 500 ml से 600 ml तक पर एकड़ के हिसाब से। इसको भी रोपाई के 2-3 दिन के अंदर ही डालना होता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आप खरपतवार उगने से पहले डाल सकते हैं। खरपतवार का जमाव होने के पश्चात जब खरपतवार 2, 3 या 4 पत्ती के हो जाएं,
तो हम बिस्पायरी सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे मतलब अच्छा फार्मूला है। 10% एससी में आता है, जैसे नामनी गोल्ड हो गया, बाकी दूसरी कंपनियां भी बनाती हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्पायरी सोडियम 10% एससी वाला 80 से 120 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना होता है। तो ये काफ़ी अच्छा सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती, मोथा के लिए भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। इसका इस्तेमाल कब करें? लगभग 15 से 25 दिन के आसपास, यानी जब खरपतवार 2-3 पत्ती के हो जाएं, जब जमा वाली अवस्था में होते हैं, तब इस्तेमाल करें। खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा ना रहे, लेकिन नमी होनी चाहिए। तो खरपतवार का भी आपको समय से किसान साथियों नियंत्रण करना होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी हम गलती करते हैं, जो हमने नंबर 3 पे रखा हुआ है, उचित उर्वरक प्रबंधन ना करना, यानी खादों का सही से प्रयोग ना करना, जिसमें यूरिया, पोटास, फास्फोरस वाली खादें हो गई। तो अगर आप फास्फोरस वाली कोई भी खाद डालते हैं, अक्सर हम सबसे बड़ी गलती तो फास्फोरस देते समय ही करते हैं। फास्फोरस हमें रोपाई से पहले ही अंतिम जुताई के समय डाल देना होता है। चाहे आप डीएपी डालें, चाहे कोई एनपीके डालें, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट डालें। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, रोपाई के समय हम नहीं डालते हैं। हम 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद इनका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप इस समय इसका इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने से दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फास्फोरस बाद में काम ही नहीं करेगा, तो कहाँ से फ़ायदा मिलेगा? जिसके ऊपर हमने पिछली बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ। तो अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि फास्फोरस कभी भी बाद में डालने से काम ही नहीं करता है, या बहुत कम मात्रा में काम करता है। तो आप महंगी खाद इसलिए तो नहीं डालेंगे कि हाँ वो 2-4% ही काम करें, अब बाकी 80-90% मात्रा आपकी बेकार हो जाए। वैसे भी फास्फोरस वाली अगर आप डीएपी डालते हैं तो वो 35-40% ही अधिकतम काम कर पाती है। ऐसी कंडीशन में अगर आप कुछ गलती करेंगे तो भी काम नहीं करेगा। फास्फोरस वाली कोई भी खाद रोपाई से पहले डालना सबसे अच्छा होता है। तो एक गलती तो ये हो गई। दूसरा, यूरिया का गलत इस्तेमाल। यूरिया आपको धान में 3 बार डालना है। पहली बार अगर आप डीएपी डालते हैं रोपाई के समय, तो यूरिया 1 सप्ताह से 10 दिन तक पहली बार, और दूसरी बार 20, 25, 30 दिन तक, तीसरी बार 40 से 50 दिन तक डीएपी डालते हैं। पहली यूरिया 15-20 किलो 1 सप्ताह तक डालिए, 10 दिन तक डालिए। दूसरी बार लगभग 30 से 40 किलो, और आखिरी बार भी 30 से 40 किलो यूरिया देना होता है। ये कंप्लीट मात्रा मैंने आपको बता दी। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो उसके साथ रोपाई के समय 15-20 किलो आपको यूरिया बढ़ा देना है, बाकी सेम वैसे ही मात्रा रखनी है जैसे मैंने पहले वाली बताई थी। पोटास नहीं डालते हैं तो उत्पादन में निश्चित ही आपको कमी देखने को मिलेगी। पोटास का इस्तेमाल 2 बार करिए। आधी मात्रा रोपाई के समय आप डीएपी के साथ भी दे सकते हैं, आधी मात्रा 40-50 दिन पे अंतिम यूरिया के साथ दीजिए। तो पोटास जो एमओपी पोटास आता है, लगभग आप 25 से 40 किलो दीजिए। 25-30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30-35 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में, 35 से 40 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में। ये हमने कुल मात्रा बताई है। 2 बार देना है तो आधी मात्रा आपको रोपाई के समय डालनी है, यानी मान लीजिए आप 40 किलो डालने वाले हैं तो 20 किलो रोपाई के समय, 20 किलो 40-50 दिन पे आपको पोटास एमओपी 60% वाला इस्तेमाल करना होता है। तो खादों का सही से इस्तेमाल करिए। रोपाई के समय जिंक भी ना डालें, और किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ भी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल ना करें। जिंक डालने का सबसे अच्छा समय है रोपाई के 20 दिन के बाद, जब आप यूरिया डालते हैं 30-40 किलो, उसी यूरिया में 33% वाला जिंक 5 से 7 किलो, या 21% वाला जिंक 8 से 10 किलो डाल सकते हैं। आप चाहें तो उस समय कुछ दूसरी खादों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं तो लगभग 5 किलो के आसपास, फेरस सल्फेट डालते हैं तो 4-5 किलो ये भी डाल सकते हैं। मैग्नीज सल्फेट डालते हैं तो ये भी लगभग 1 से 1.5 किलो के आसपास डाल सकते हैं। ये आप 25 दिन के आसपास यूरिया के साथ, जिंक के साथ मिला के ये सारी खादें डालते हैं तो आपके पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी होती है, और आपके पौधे को बढ़िया फ़ायदा भी मिलता है। लेकिन हाँ, पीएच अगर ज़्यादा आपके खेत का है तो ये खादें मिट्टी में न डालें, तो स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे वाला तरीके में क्या रहेगा कि मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट आधा किलो, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम, या 21% वाला लगभग 1 किलो, या 12% वाला चिलेटेड वाला लगभग 100 से 150 ग्राम, यूरिया 2-3 किलो। ये सभी चीज़ें आप अलग अलग घोलिए, एक साथ आप स्प्रे कर सकते हैं, बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। तो अगर पीएच वगैरह ज़्यादा है तो स्प्रे करने वाला तरीका अच्छा है, लेकिन स्प्रे आपको 3 बार करना है। पहली बार 25 दिन पे, दूसरी बार 45 दिन पे, तीसरी बार बाली आने से पहले, या हर 15-20 दिन के अंतराल पे आप डाल सकते हैं। तो आप सही से खादों का इस्तेमाल करेंगे तो ही फ़ायदा मिलेगा।
पोटास वगैरह आपको अवश्य डालना चाहिए। बाली निकलने से पहले NPK 0/34 और बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ये वीडियो तो 50 दिन तक ही है, लेकिन हमने सोचा उसके बारे में भी आपको बता दिया जाए। पानी के प्रबंधन में हम गलती करते हैं, सही पानी का प्रबंधन नहीं करके भी आप उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी लाते हैं। तो पानी का उचित प्रबंधन, समय से सिंचाई करना आवश्यक होता है। खासकर 3 टाइम पे आपको जो है 3 ऐसा समय है जब आपको धान में पानी भर के रखना होता है। पहला, रोपाई के समय उचित पानी होना चाहिए, अन्यथा रोपाई करेंगे सूखे खेत में रोपाई करने से बचिए, पानी भरने के बाद रोपाई करिए। दूसरा, कल्ले निकलते समय पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, जब धान की बालियाँ निकल रही हों तब पानी भर के रखना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हालांकि इसके अलावा भी पानी भर के रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन उचित नमी होनी चाहिए, मिट्टी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। धान की फसल को हम पानी वाली फसल बोलते अवश्य हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमेशा लबालब पानी भर के रखें। बस आपका खेत सूखना नहीं चाहिए। हाँ, सूखना चाहिए, कल्ले निकलते समय आपको कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, मतलब मिट्टी आप पानी तब लगाएं जब हल्का सूख जाए। क्यों? इससे क्या होता है कि आपकी मिट्टी में एयर सर्कुलेशन थोड़ा सा हो जाता है, मिट्टी के अंदर हवा कुछ प्रवेश करती है जो जड़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 1-2 बार पानी कल्ले निकलने के आसपास निकाल दिया करें। उसके बाद जब हल्का सा मिट्टी सूखने लगे तब सिंचाई करें, तो वो सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। उचित समय पे कीटों का, रोगों का नियंत्रण भी आपको करना है। इसके ऊपर हमने कंप्लीट, इन सभी विषय पे हमने जो भी कमियां आपको बताई हैं, इन सभी विषय पे हमने कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है। DAP कब डालें, यूरिया कब डालें, पोटास कब डालें, कौन से कीट हैं, कौन से रोग हैं, उनका नियंत्रण कैसे करें। और अगर आपको किसी विषय पे वीडियो ना भी मिले तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम उस विषय पे जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो इस चैनल पे बना के ला देंगे। तो आज का मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दूसरे किसान साथी के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें।